हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोगों के पास में आ गया हूँ। होपफुली सब अच्छे हैं, সবাই ঠিকঠাক আছো, তোমরা বাড়িতে আছো, ভালো আছো। আজকে আমার আরেকটা टॉपिक নিয়ে আমি আলোচনা করব और एक टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है क्या? मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। उसमें बताया था कि डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है, सबको पता भी है कि डॉक्ट्राइन का मतलब है थ्योरी और प्रिंसिपल, और इंडोर मैनेजमेंट का बारे में तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि असल में ये इंडोर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो मैंने देखा है कि कंपनी, जब हम लोग फॉर्मेशंस में जा रहे थे तो वहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने पड़ता। वो जो फॉर्मेशंस प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर में 2 डॉक्यूमेंट्स था, जो डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपलोड करते थे। और मैं उस डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग से डिस्कस भी किया हूँ 2-3 तरह से। एक था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी का हर एक इंफॉर्मेशन रहता है। मेमोरेंडम क्या है सर? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुका है उसमें कि मेमोरेंडम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस है कंपनी का, और आर्टिकल्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनाया जाता है कंपनी का मैनेजमेंट को ठीक से मैनेज करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए। सो मैं आज का जो मुद्दा है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डिस्कस करने के आगे में मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल के है जगह, जहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। उतना डिटेल्स में पढ़ने का नहीं है, सिर्फ ये मेरा जो लेक्चर है सुनने से हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है सर? अगर आउटसाइडर कंपनी में तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आउटसाइडर भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि कोई लोन कंपनी को दे रहा है या बॉन्ड खरीद रहा है कंपनी के साथ, या कंपनी का आउटसाइडर मतलब कंपनी के साथ रिलेटेड कुछ मैटर्स में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस सभी को कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के आगे में कंपनी का जो आर्टिकल्स है, कंपनी का जो मेमोरेंडम है, उसको पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि उसमें कंपनी का सारा डिटेल्स रहता है। कोई ऐसा बंदा कंपनी का आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा और कंपनी का मेमोरेंडम को नहीं पढ़ा, और वो आउटसाइडर जो एक बंदा है, उन्होंने कंपनी को इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताता है कि पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के आगे में आपको कंपनी का आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए था और आपको मेमोरेंडम को पढ़ के आना चाहिए था। ये मैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस में यही लेके पढ़ूँगा। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शंस जो है, मतलब अगर कोई बंदा जो कि आउटसाइडर है, वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर में आता है कि अगर उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने चाहा और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद देख रहा है कि उसको जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसका पैसा लगाया गया था, वो लगाया था जो बंदा आउटसाइडर है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, तो आउटसाइडर का कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है कि मेरा पैसा वापस कर दो, क्योंकि मैं तो मेरा ऑब्जेक्टिव दूसरा था, मैं सोच के आया था ये, लेकिन बाद में आके मैंने ये देखा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा शायद मैच नहीं खा रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये को क्या पैसा मांग सकता है? नहीं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताता है नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के बिफोर में आपको मेरा कंपनी का आर्टिकल्स, मेरा कंपनी का मेमोरेंडम आपको पढ़ के आना चाहिए था। ये है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। लेकिन मेरा आज का टॉपिक जो है वो है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या है कि मान लो कोई इन्वेस्टर है जो कि आउटसाइडर इन्वेस्टर है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताता है कि आपको पहले बिफोर इंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट
चाहे वो बॉन्ड खरीदना है, चाहे वो लेन देन करना है, तो आपको कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़ के आना पड़ेगा। इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये सारा जिम्मेदारी का किसके ऊपर चला जाता है? सर, जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब आउटसाइडर है, उसी के ऊपर चला जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, जिसको हम लोग एक्सेप्शनल बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि कंपनी में आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद भी आउटसाइडर को ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो आउटसाइडर को पता नहीं चलता है। आज का टॉपिक वही है, इंडोर मैनेजमेंट को लेकर के, जो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शनल है। ये इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक थ्योरी जो है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ से उभर कर आया है। ये केस लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। केस लॉ का नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कवांड। टुर्कवांड एक लिक्विडेटर्स था। ये केस स्टडी से ये जो प्रिंसिपल है, ये थ्योरी है, ये उठ कर आया है, जो कि एक्सेप्शनल है। मैं डिटेल्स में और डिस्कस करता हूँ, जिसमें तुम लोगों का और खुलासा होगा इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को लेकर। पहला बात, ये रॉयल ब्रिटिश बैंक या टुर्कवांड का मामला हुआ था 1856 में। ये यूके का एक केस था, जिस केस को बेस करके ये थ्योरी आया है लोगों के सामने में। मैं इस थ्योरी को डिटेल्स में और डिस्कस करना चाहूँगा कि आउटसाइडर अगर होगा, जो कोई आउटसाइडर है कंपनी का, जो कि कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, बॉन्ड खरीदना चाहता है, डिवेंचर खरीदना चाहता है, या कंपनी के साथ किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, तो उस आउटसाइडर को डेफिनेटली उस जिस कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के उसको कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताता है कि आपको पढ़ने के बाद ये मान लिया जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो डेफिनेटली क्या आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ के आया है। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताता है। लेकिन कभी कभी जो आउटसाइडर है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर समय में ही जो आउटसाइडर है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ के आया है एक, लेकिन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बाद भी कंपनी के एजीएम, कंपनी का जनरल मीटिंग या कंपनी का शेयर होल्डर्स जो मीटिंग बैठता है, उसमें क्या डिसीजंस दिया जाता है, इसके बारे में आउटसाइडर को पता नहीं चलता है। वो मीटिंग, वो रिजोल्यूशंस जो कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स है, जो कि कंपनी का आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में लिखा जाता नहीं है, अगर उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसका इन्वेस्ट को लेकर के, या उसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई इफेक्ट पड़ता है आउटसाइडर का, तब जाके कंस्ट्रक्टिव नोटिस काम नहीं करता है। आपके सामने में देखो, यही इंडोर मैनेजमेंट का थ्योरी जो है, एक फेमस केस स्टडी है, वो है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कवांडो। ये केस स्टडी में क्या हुआ था, मैं एग्जाम्पल और इस केस स्टडी को थोड़ा मेरे तरीके से डिस्कस करूंगा, तब जाके ये जो इंडोर मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने बताया कि आर्टिकल्स में सब कुछ लिखा रहता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मेमोरेंडम भी उस आर्टिकल्स का हिस्सा होता है, सबसे सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम का आर्टिकल्स। सो मैं आज ये जो केस स्टडी हुआ था, इसमें मैं बताऊंगा इसमें क्या हुआ था। देखो, इसमें जो कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का
डायरेक्टर है, उन्होंने क्या किया था, कंपनी के पास से उनको कंपनी या कंपनी का शेयर होल्डर्स अप्रूवल दिया था। कंपनी का डायरेक्टर क्या चाह रहा था, कंपनी डायरेक्टर चाह रहा था कि मैं जो डायरेक्टर्स फंड होता है उसको रेज करना चाहता हूँ। कि डायरेक्टर ने एक प्रपोजल रखा था जो कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशंस लेकर के कंपनी ने अप्रूवल दे दिया। कंपनी का डायरेक्टर्स को कि आप अपना जो फंड है, क्या फंड, उन्होंने बॉन्ड रेज करना चाहा। क्या करना चाहा, बॉन्ड फंड रेज करना चाहा। उन्होंने कंपनी का डायरेक्टर बॉन्ड फंड लेना चाहा, फंड से रेज करना चाहा। ठीक से सुनो, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि कंपनी का फंड रेजिंग होगा। कैसे, बॉन्ड इशू करके वो कंपनी का फंड को रेज करेगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था। बोर्ड मीटिंग में या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशंस लेकर के ये फंड का अप्रूवल लेना पड़ता। कंपनी ने डायरेक्टर को अप्रूवल दे दिया कि आप अपना फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन ये अप्रूवल में कहीं पर नहीं लिखाया था कि कितना अमाउंट ऑफ फंड रेज होगा। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। मतलब कंपनी ने डायरेक्टर को तो अप्रूवल दे दिया था कि आप फंड रेज कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी लिखा नहीं था या बोला भी नहीं गया था, रिकॉर्डेड नहीं था या कितना अमाउंट ऑफ फंड को रेज कर सकता है। डायरेक्टर ने क्या किया, देखो, डायरेक्टर ने 2000 पाउंड्स का बॉन्ड जो है उन्होंने इशू कर दिया। किसको इशू कर दिया? आउटसाइडर को। ठीक से सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्रॉब्लम ना हो तुम लोगों को। डायरेक्टर कभी भी बिना अप्रूवल का काम नहीं कर सकता। अगर अप्रूवल वो आर्टिकल्स के अंदर में पड़ता है तो डायरेक्टर ने फंड रेज करना चाहा, डायरेक्टर फंड को, इसलिए उन्होंने इंटरनल्स मीटिंग में उसका रेजोल्यूशंस लेकर के फंड अप्रूवल मिल गया। लेकिन अप्रूवल में कितना फंड रेज कर सकता है इसका बारे में कुछ भी लिखा गया नहीं था, मतलब अमाउंट नॉट टू बी क्लियर्ड। तो डायरेक्टर ने क्या किया, अपनी मर्जी से 2000 पाउंड का बॉन्ड इशू कर दिया। किसको? आउटसाइडर को इशू कर दिया। लेकिन जब डायरेक्टर ने ये 2000 पाउंड बॉन्ड्स का इशू को लेकर के जनरल मीटिंग में आया और शेयर होल्डर ने बोला नहीं, आप 2000 का जो बॉन्ड पेपर है वो आप इशू नहीं कर सकते क्योंकि आपको रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। लेकिन डायरेक्टर क्या कर चुका था, ऑलरेडी आउटसाइडर को क्या किया, बॉन्ड बेच चुका था। अब ये आउटसाइडर क्लेम कर दिया इसके ऊपर कि मेरा जो 2000 का जो मैंने आउटसाइड जो बॉन्ड पे लगाया है पैसा, वो क्या होगा। केस में उठ के आया ये कि जो आउटसाइडर था उन्होंने एओए और एमओए देख करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किया था और डायरेक्टर इशू किया था 2000 का बॉन्ड्स उन्होंने खरीद लिया था।
लेकिन इसके अंदर में इंटरनल मीटिंग क्या हुआ, डायरेक्टर्स को ही पता है और इसका मैनेजमेंट को पता है, इसको बेचारा किस कहाँ पता है। इसको तो सिर्फ आर्टिकल्स और मेमोरेंडम देख के ये अपना इन्वेस्ट किया था। इंटरनल मीटिंग में वो 2000 के जगह में बोला कि 1800 पाउंड से आप बॉन्ड बेच सकता है, तो 200 पाउंड में पैसा कहाँ जाएगा सपोज। सो ये कोड बोला गया नहीं, ये हो जाएगा इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। मतलब जिस केस में आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर्स के बारे में पता नहीं चलेगा, उस केस में आउटसाइडर का लायबिलिटी नहीं रहता है, उसको पे कर दिया जाता है। 2000 लिया था तो कंपनी को बोला गया आप 2000 पाउंड आउटसाइडर को पे कर दो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बता रहा था, आपको आर्टिकल्स और मेमोरेंडम देख करके आना चाहिए। ये आर्टिकल्स मेमोरेंडम देख के आया था बेचारा आउटसाइडर, लेकिन क्या हुआ, इंटरनल मीटिंग की वजह से शेयर होल्डर ने ये जो मीटिंग किया था इसके बारे में तो आउटसाइडर को पता भी नहीं था, और आउटसाइडर बेचारा क्यों हो गए, इसका भरपाई क्यों करे। इसलिए कोर्ट ने राय दिया कि नहीं, ये आउटसाइडर का लायबिलिटी नहीं होगा, ये कंपनी का लायबिलिटी हुआ, और केस फेवर में गया किसका, आउटसाइडर का, आउटसाइडर को पैसा दे दिया गया। ये प्रिंसिपल है इंडोर मैनेजमेंट का। ये एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, और ये एक ऐसा केस स्टडी बन गया जिसको देख करके बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा केस और भी हो रहा था, अपना फायदा ले रहा था। ठीक है, मतलब इसका भी एक्सेप्शनल है, इसका भी एक्सेप्शनल है। मैं बताता हूँ, मतलब ये इंडोर मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। इंडोर मैनेजमेंट मतलब इंडोर मैनेजमेंट हर वक्त इन फेवर ऑफ आउटसाइडर रहता है, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर इंडोर मैनेजमेंट ये बताता है कि सीधा हिसाब से कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम को देख करके तो इन्वेस्टमेंट आउटसाइडर आता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट में आता है, लेकिन एजीएम में या इंटरनल मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, इसका इफेक्ट अगर आउटसाइडर को पड़ जाता है तो आउटसाइडर इसके बचाने के लिए इंडोर मैनेजमेंट बनाया जाता है कि उसको क्या लायबिलिटी ना झेलना पड़े। अब मैं आऊँगा इसका एक्सेप्शनल लेकर के, मतलब ये जो केस स्टडी बना था ना, तो इसको लेकर क्या क्या बहुत सारे आपको फायदा उठाया। कैसा फायदा सर, कि उन्होंने इस केस स्टडी को एक निशाना बनाते हुए उन्होंने इसका एडवांटेज लिया बहुत कंपनी ने। वो डिटेल्स में नहीं आएंगे, मैं बहुत भी केस स्टडी पढ़ना पड़ा जो कि हमें सिलेबस के बाहर में है। इसके बहुत सारा एडवांटेज लिया कि हर वक्त उसको क्या किया, इस केस स्टडी को देखते हुए आउटसाइडर अपना जो काम है वो निकल के ले जा रहा था, लेकिन इसमें भी रोक टोक लगाया गया और एक्सेप्शनल लेके आया गया। पहले एक्सेप्शनल के बाद बोल रहा हूँ मैं फॉर्जरी केसेस में। फॉर्जरी केसेस में मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट के बाद में शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट्स मिलता है, जिस सर्टिफिकेट्स में कंपनी का 3 पर्सन्स को साइन करना पड़ता है। एक है कंपनी का सेक्रेटरी, दूसरा है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, तीसरा डायरेक्टर सब कंपनी। 3 साइन लगता है, सीएस, एमडी और डायरेक्टर्स। कभी फॉर्जरी केसेस में फ्रॉड केस होता है, इसमें क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी खुद का साइन किया है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स था उसका साइन डुप्लीकेट कर दिया और डायरेक्टर का साइन भी डुप्लीकेट कर दिया, जा करके बॉन्ड इशू कर दिया, उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब जब वो बॉन्ड बेचारा तोड़ने गया तो देखा कि ये तो साइन फ्रॉड है, तो केस तो कोर्ट में जाएगा ही। लेकिन इसमें तो आपको क्या पता सर, साइन फ्रॉड है मतलब तो आउटसाइडर को पैसा मिलेगा, क्योंकि सर ये इंडोर मैनेजमेंट के बाद चला आ रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो दोनों साइड से ही फ्रॉड है। सीएस ने कंपनी सेक्रेटरी में कंपनी के साथ भी फ्रॉड किया और आपके साथ भी फ्रॉड किया, तो ये फॉर्जरी केसेस में आप इंडोर मैनेजमेंट का जो एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट है ये आप यूज नहीं कर सकते। ये तो दोनों साइड से फ्रॉड हुआ ना, कंपनी के साथ भी फ्रॉड हुआ और क्या हुआ, और जो आउटसाइडर है उसके साथ भी ये फ्रॉड केसेस हुआ। तो फॉर्जरी केसेस में इंडोर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद और एक है इरेगुलर नॉलेज।
इरेगुलर नॉलेज मतलब ये बहुत ही क्लियर है, मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा बंदा जो कि आउटसाइडर भी है और इनसाइडर भी है, मतलब कंपनी को फंड रेज करना था, कितना, मान लो कंपनी का मीटिंग में ये रेजोल्यूशन लिया गया, डायरेक्टर अपना फंड क्या फंड रेज कर सकता है 2000 पाउंड का बॉन्ड्स, लेकिन डायरेक्टर खुद ने आउटसाइडर बन के 5000 पाउंड का बॉन्ड इशू कर दिया है। मतलब डायरेक्टर क्या हो गया, एक तरफ से डायरेक्टर है, दूसरी तरफ से आउटसाइडर है जो कि खुद ने 5000 का बॉन्ड खरीदा है कंपनी से। लेकिन इस केस में डायरेक्टर को पता था कि कंपनी का अप्रूवल मिला है कितना, 2000 का, लेकिन उन्होंने इशू किया कितना, 5000 का। तो ये क्या इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आता है? नहीं सर, ये इरेगुलरिटी ऑफ नॉलेज है। मतलब कोई बंदा अगर इनसाइडर आउटसाइडर बन के बैठा हुआ है और फॉल्ट अगर उसका है, उन्होंने 2000 की जगह में 5000 का बॉन्ड खरीद के रखा है, तो उस केसेस में इंडोर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो मैंने इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा और उसका दो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। पहला कॉन्सेप्ट फॉर्जरी केसेस, जहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किया जाता है और ये शेयर सर्टिफिकेट्स में 3 साइन लगता है, सीएस, एमडी और डायरेक्टर्स का। तो सीएस ने क्या किया, शेयर सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया, लेकिन उन्होंने एमडी का और डायरेक्टर का जो साइन था वो डुप्लीकेट कर दिया। एट द टाइम देखा गया कि ये साइन तो डुप्लीकेट है, मतलब तो उन्होंने क्या किया, आउटसाइडर तो क्लेम कर सकता है कि नहीं मैं तो आर्टिकल्स मेमोरेंडम को देखकर ये इंडोर मैनेजमेंट का मामला है, लेकिन इस टाइम इस केसेस में इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर्जरी केसेस में, क्योंकि बोथ साइड फॉर्जरी हुआ है, कंपनी के साथ भी फॉर्जरी फ्रॉड हुआ है और आउटसाइडर के साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो फॉर्जरी केसेस में इंडोर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल थ्योरी है वो नहीं आता है। और इरेगुलर ऑफ नॉलेज, लेकिन बोथ इन्वेस्टर एंड इंटरनल पर्सन्स डायरेक्टर्स आर द सेम, इन दैट केस में इंडोर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही तक। मैं कुणाल सर आप लोगों के पास से विदाई लेता हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, घर से ज़्यादा मत निकालो, कोरोना वायरस आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो टाटा, आज के लिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे।